व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत मजे का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम डिस्कस करेंगे कि नॉलेज होता क्या है। हम लोगों ने बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि यार इसके पास बड़ा नॉलेज है, ये बहुत नॉलेजेबल बंदा है। नॉलेज है क्या आखिर, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको पता है? चले देखते हैं, स्टडी करते हैं। हमने पढ़ा था कि फिलॉसफी की एक ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, जो कि डील करती है जो ह्यूमन के जो इश्यूज हैं नॉलेज से रिलेटेड, उनके साथ डील करती है। एपिस्टेमोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, एपिस्टीम और लोगस। एपिस्टीम कहते हैं नॉलेज को, लोगस कहते हैं स्टडी को। तो अगर इनको टोटलिटी में देखा जाए कंबाइन करके, तो स्टडी ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज है क्या? स्टडी ऑफ नॉलेज तो बहुत बात की बात है। नॉलेज क्या है? तो नॉलेज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स acquired by a person through experience or education। स्किल हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए, फैक्ट्स हो जाए, जब हम इनको एक्वायर करते हैं एजुकेशन से या एक्सपीरियंस से, तो वो नॉलेज हम गेन कर रहे होते हैं। ये नॉलेज बन जाता है हमारे माइंड में। ठीक, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज दोनों तरह से हो सकता है। किसी चीज के बारे में थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना और किसी चीज के बारे में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकल क्या होगा? जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं, वो जाके सीखते हैं प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको उस नॉलेज को उन्होंने बाद में अप्लाई करना होता है। ठीक, स्टोर एंड रिट्रीव नॉलेज इन माइंड थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस। ह्यूमंस जो है वो नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करते हैं, फिर उसी नॉलेज को रिट्रीव भी करते हैं। रिट्रीव कहते हैं ब्रिंग बैक, उसे दोबारा से रिकॉल करना। तो उसे रिट्रीव भी करते हैं किस प्रोसेस के तहत? कॉग्निटिव प्रोसेस के तहत। तो हमें तो अभी ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव प्रोसेस होता क्या है और ये टर्म क्या है कॉग्निटिव, ये चीज। ठीक, इधर आए, यहां पे लिखा हुआ है कॉग्निशन और एक साइड पे कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निशन नाउन है, उसी का एडजेक्टिव है कॉग्निटिव। कॉग्निशन किसे कहते हैं? एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेंसेस, एक्सपीरियंस एंड रीजनिंग। सेंसेस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू जब हम नॉलेज एक्वायर करते हैं या किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसे कॉग्निशन कहा जाता है। और कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? जिसके थ्रू माइंड जो है स्टोर भी करता है और रिट्रीव भी करता है, वो है कैटेगराइजिंग, मेमोराइजिंग, कंटेक्सचुअल रिकॉल, लॉजिकल रीजनिंग। कैटेगराइजिंग क्या है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि इसका कलर कैसा है, ठीक, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। किस पर्पस के लिए काम आता है, एक अलग कैटेगरी हम बना देते हैं। तो इस तरह हम एक चीज को, उस इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ कर हम उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं और कैटेगराइज करके अपने माइंड में स्टोर करते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, मैंने देखा व्हाइट कलर का है, टच किया, हार्ड है, और किस पर्पस के लिए काम आता है? राइटिंग के लिए काम आता है। तो कैटेगराइज करके मैं इन चीजों को सीख रहा हूं। मेमोराइजिंग, हम चीजों को बार बार दोहराते हैं, मेमोराइज करते हैं उन चीजों को। ठीक, कंटेक्सचुअल रिकॉल, आप कहीं पे बैठे हैं, कोई बात हुई तो आपको अचानक से याद आ गया, आपने एक फिलोसोफर की कोई थ्योरी पढ़ी थी या उसकी कोई फिलॉसफी पढ़ी थी, आपने उस बात को फिलोसोफर की थ्योरी के साथ लगा के लिंक कर दिया, मिला के लिंक कर दिया। तो ये होता है कंटेक्सचुअल रिकॉल। किसी एक कंटेक्स्ट में आपको कोई बात याद आ जाए जो आपने पढ़ी हो। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग, हम रीजनिंग करते हैं माइंड के अंदर। अब रीजनिंग मुख्तलिफ तरह से होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एक और रीजनिंग होती है एब्डक्टिव रीजनिंग। वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या चीज होती है। लेकिन जो हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो है नॉलेज के ऊपर, जो कि हमने डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन वगैरह और क्या होता है, किस तरह होता है।
लेकिन उसके अलावा जो हमने डिस्कस करनी है चीजें वो उसकी टाइप्स हैं और सोर्सेज हैं। टाइप्स अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सोर्सेज की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, सिंपल रीजन है। तो नॉलेज की टाइप्स क्या है, सोर्सेज क्या है। टाइप्स देखें जो अभी हमने डिस्कस करनी है, ए पोस्टियोरी नॉलेज, ए प्रियोरी नॉलेज, dispersed knowledge, domain knowledge, empirical knowledge, encoded knowledge, tacit knowledge, explicit knowledge, meta knowledge। ये meta knowledge इकट्ठे लिखा जाता है, स्पेस नहीं दी जाती। फिर उसके बाद आता है procedural knowledge, फिर descriptive knowledge, situated knowledge, known unknown और लास्ट में unknown unknown। इन सब को हम वन बाय वन विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। तो आप इनको नोट कर लें जी। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ए पोस्टियोरी नॉलेज। ए पोस्टियोरी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है डेट विच कम्स आफ्टर, जो कि बाद में आए। देखें, नॉलेज डेट विच कम्स आफ्टर सम एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस हम करेंगे तो उससे हमें नॉलेज मिले। Knowledge that comes after when we had some experience, ठीक। अब a posteriori knowledge में क्या कंडीशन होती है, requires justification by means of experience। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है या किसी की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना पड़ता है रीजनिंग के थ्रू, उसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक। यूज ऑफ प्रोपोजिशंस by you or by someone। ए पोस्टियोरी नॉलेज में प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। प्रोपोजिशन कहते हैं एक क्लेम को, एक स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई क्लेम हो। एग्जांपल देखें, इट इज रेनिंग आउटसाइड। कोई आपसे कहे या आप किसी और से कहें इट इज रेनिंग आउटसाइड, अगर आपसे कहा गया है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप उठ के जाएंगे और देखेंगे कि बारिश तो हो रही है, ठीक। या अगर आपने किसी और से कहा है तो वो उठ के जाएगा, एक्सपीरियंस करेगा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो प्रोपोजिशंस होती हैं, क्लेम होते हैं, ठीक। और इस प्रोपोजिशन की बेस पे फिर आप जस्टिफाई करते हैं कि क्या उसने सच कहा, उसका जो नॉलेज था उसने सही कहा, गलत कहा। तो यहां से आप प्रोपोजिशंस का ए पोस्टियोरी में यूज करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। आगे आए, बल्कि इसकी एक और एग्जांपल भी देखें। आपको अगर कोई कहता है कि यार इसका कोई एक फ्रूट है, वो कहता है कि यार इसका टेस्ट तो बहुत कड़वा सा है, तो आप क्या करते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, आप खुद चखते हो उसको, फिर आप कहते हो हाँ बिल्कुल कड़वा है टेस्ट इसका, ठीक। तो ये इस तरह मूव करता है ए पोस्टियोरी नॉलेज। ए प्रियोरी नॉलेज क्या होता है, ए प्रियोरी लैटिन से निकला है डेट विच कम्स बिफोर, बिल्कुल अपोजिट है ए पोस्टियोरी के। नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। जस्टिफाइबल थ्रू रीजन एलोन, आप रीजनिंग करते हो और उसी के थ्रू आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो किसी की प्रोपोजिशन को। यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड नॉलेज, आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो आप जस्टिफाई करने के लिए रीजन आउट कर रहे हो चीज को। तो रीजनिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से कोई स्टोर्ड नॉलेज हो। यूज ऑफ प्रोपोजिशन, यहां पे भी प्रोपोजिशन का इस्तेमाल होता है बाय यू और बाय समवन, या तो आप करते हो या कोई और करता है। एग्जांपल देखें, 1 + 1 = 2। आपने किसी को कहा तो वो रीजन कर लेगा एकदम से कि भाई 1 + 1 = 2, यू आर राइट, ट्रू है, ठीक। अगर आपने कह दिया 2 + 2 = 4, तो वो उसी टाइम उसके पास स्टोर्ड नॉलेज है, वो रीजन करेगा, कहेगा जी बिल्कुल 2 + 2 = 4। लेकिन अगर कोई कह दे 2 + 2 = 5, तो उसी टाइम आप रीजन कर लेते हो कि नो यू आर रॉन्ग, आपकी प्रोपोजिशन गलत है, 2 + 2 = 4 होता है, 5 कैसे, ठीक। आगे देखिए, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। अब जिसको बैचलर का मतलब पता होगा, अनमैरिड का मतलब पता होगा, तो वो करेक्टली बता सकता है कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितने बैचलर्स हैं वो अनमैरिड हैं, क्योंकि बैचलर का मतलब अनमैरिड है और अनमैरिड का मतलब भी बैचलर है।
तो इस तरह की प्रोपोजिशंस का यूज होता है इन दो किस्म के नॉलेज में, इन दो टाइप्स में, और उन प्रोपोजिशंस की को जस्टिफाई किया जाता है थ्रू एक्सपीरियंस। यहाँ पे ए पोस्टियोरी में एक्सपीरियंस के थ्रू आप जस्टिफाई कर देते हैं, और यहाँ पे ए प्रियोरी में आप रीजन आउट करके जस्टिफाई कर देते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। आगे चलते हैं जी। तो तीसरी टाइप आती है नॉलेज की, वो है डिस्पर्स्ड नॉलेज। नॉलेज दैट नो सिंगल पर्सन हैज द कैपेसिटी टू सी इन इट्स एंटायरिटी। एक बंदा नहीं कर सकता, यानी वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को लाता है, फिर उससे कोई एक समथिंग ग्रेट डेवलप करने की कोशिश करता है। कैसे? ब्रिंगिंग अ होल लॉट ऑफ नॉलेज टुगेदर थ्रू अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे कि रनिंग अ बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। आपको जब एक बिजनेस शुरू करना हो बड़े स्केल पे, या कोई बिजनेस चल रहा हो या कोई कॉर्पोरेशन चल रही हो, तो वहां पे मैनेजर्स भी होंगे, स्किल्ड लेबर भी होगा, उसके बाद वो अकाउंटेंट्स भी होंगे, ऑडिट रखने वाले भी होंगे। तो उनको क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर भी चाहिए, एक्सपर्ट भी चाहिए, मैनेजर्स भी चाहिए, और हर एक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। ठीक। अब जब सर्जरी होती है, जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं, कोई सर्जन सर्जरी करता है, तो एनेस्थीसिया देने वाला अपना एक उनका एक्सपर्ट होता है, और जो वहाँ पे उन्होंने अगर वो यूज़ करने हैं, गैजेट्स यूज़ करने हैं, डिजिटल गैजेट्स जैसे कैमरा वगैरह यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज़ करना है, तो उसके लिए अपने एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं। और जो सर्जन हार्ट सर्जरी करेगा वो खुद बजाते खुद एक एक्सपर्ट है। तो इस तरह वहाँ पे भी क्या है कि एक सिंगल बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटीज में आप देखें, आप जब यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो आप देखते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फिर हर डिपार्टमेंट में पीएचडी होल्डर्स भी होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो हर एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और उन सबको कंबाइन किया जाता है, और फिर एक बड़े लेवल पे एक सिस्टम को चलाया जाता है। इसको डिस्पर्स्ड नॉलेज कहते हैं। अगला आता है डोमेन नॉलेज। डीप नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन। किसी एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना, डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग होना। कैसे? एग्जांपल देखें, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं। अब जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है वही कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकता है। इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, बिजनेसमैन होता है, पीएचडी होल्डर्स होते हैं। किसी एक फील्ड में मुख्तलिफ आपने सब्जेक्ट्स देखे, और हर सब्जेक्ट के अंदर कोई एक पीएचडी आपको नजर आ जाता है, तो पीएचडी होल्डर्स होते हैं। तो वो अपनी अपनी डोमेन में एक्सपर्ट होते हैं, तो इसे डोमेन नॉलेज कहा जाता है। आगे हम चलते हैं जी। तो पांचवें नंबर पे आता है पांचवी टाइप नॉलेज की, एम्पिरिकल नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, और वहां से हम नॉलेज गेन करते हैं इन 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक। 5 सेंसेस क्या है? साइट, टेस्ट, स्मेल, हेयर, टच। ठीक। तो हमारी जो सेंसरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारा नॉलेज बिल्ड अप करने में। कैसे? ये हम डेली लाइफ में करते हैं ये चीजें। व्हाट थिंग्स लुक लाइक, स्मेल लाइक, टेस्ट लाइक, साउंड लाइक, फील लाइक। आपने एक चीज देखी, आप कहते हो यार इसका तो कलर इस तरह का है, ठीक, इसकी स्मेल इस तरह की है, तो फिर वही चीज आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। जैसे कि रोटन फ्रूट्स होते हैं, तो आप जब रोटन फ्रूट्स की स्मेल देखते हो तो आप कहते हो यार इसकी तो बड़ी पंजेंट और डिस्टर्बिंग सी एक स्मेल है। तो कहीं पे अगर रोटन फ्रूट आपको नजर आ जाएगा, ये आपने सेंसरी ऑब्जर्वेशन पहले की, बाद में अगर कहीं आपको रोटन फ्रूट नजर आ गया तो आप यही कहोगे कि यार इसकी भी वही पंजेंट स्मेल होगी। तो इस तरह एम्पिरिकल नॉलेज जो है वो हमारी 5 सेंसेस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बिल्ड होता है, और उसे हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। अगला 6 नंबर पे आता है इनकोडेड नॉलेज। रिकॉर्डेड इन सिंबॉलिक कोड्स कैन ओनली बी डिकोडेड बाय वन हु नोज हाउ टू डिकोड दैट नॉलेज। एग्जांपल सुने, रोड साइंस है। अब आप जब रोड पे जा रहे होते हैं तो कहीं पे ब्रिज आना होता है, तो वहां पे साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं,
ठीक है, कहीं पे अगर एक शार्प टर्न आ रहा है, यू टर्न आ रहा है, तो उनके अलग अलग साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अंडरपास आना है तो उसके भी साइन बोर्ड्स होते हैं। तो इसको वही बंदा डिकोड कर सकता है जिसको इन साइन बोर्ड्स का पता हो कि भाई इन साइन बोर्ड्स का मतलब क्या होता है। ट्रैफिक लाइट्स हैं, ग्रीन हो गई तो आपने, इसका मतलब है यू कैन गो, रेड हो गई तो स्टॉप। ठीक, और अगर येलो हो जाए तो बहुत से लोगों को येलो का मतलब नहीं पता कि जो ट्रैफिक लाइट के अंदर येलो है, येलो मींस रेडी हो जाओ। ठीक, बाइनरी कोड्स आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी कोड्स होते हैं और उन बाइनरी कोड्स को सिर्फ वही लोग डीकोड कर सकते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं या कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने उसमें उनकी एक्सपर्टीज हो, वही उन बाइनरी कोड्स को डीकोड कर सकते हैं। जो हमारी रिटन लैंग्वेज है वो भी कोड्स हैं, इनकोडेड फॉर्म में, इनकोडेड नॉलेज है। किस तरह, मैंने इंग्लिश लिखी, आप लोगों को इंग्लिश समझ आती है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इसलिए आप लोग इन सेंटेंसेस की मीनिंग समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पश्तो लिख दूं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको डीकोड नहीं कर पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे अगर मैं चाइनीज लिख दूं तो फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस चाइनीज लैंग्वेज को डीकोड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लैंग्वेज भी इनकोडेड फॉर्म में होती है, तो इनकोडेड नॉलेज। अब हम आगे चलते हैं जी। तो सातवीं टाइप आती है नॉलेज की, टैसिट नॉलेज। नॉलेज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके वर्ड्स में। नॉलेज about which we are not certain how we learned it or why it is true। एग्जाम्पल देखें समझ आ जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उन्होंने कहीं से सीखी नहीं है, लेकिन इतनी बेहतरीन है कि वो बहुत जल्दी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं या बहुत जल्दी वो लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना, ये टैसिट नॉलेज है। इसको आप पास ऑन नहीं कर सकते किसी दूसरे को कि भाई मैंने यहाँ से सीखी है, उसको खुद नहीं पता होता कि मैंने कैसे ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर ली। ठीक, मिस्टिक एक्सपीरियंसेस आते हैं, सूफी हजरात जो मिस्टिक एक्सपीरियंस करते हैं वो लोग कन्वे नहीं कर पाते, उनको खुद नहीं पता होता कि भाई इसको कन्वे किस तरह मैं करूं, क्या वर्ड्स इसके लिए यूज करूं। तो इस तरह की नॉलेज को कहा जाता है टैसिट नॉलेज। आगे आ जाए 8वें नंबर पे, एक्सप्लिसिट नॉलेज। बिल्कुल टैसिट नॉलेज के अपोजिट है। एक्सप्लिसिट नॉलेज, नॉलेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, codifying into words and expressing to others। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं पूरी तरह वर्ड्स के अंदर। एग्जांपल देखें, यूजर गाइड्स और मैनुअल्स। आप जब कोई चीज, कोई गैजेट लेते हैं तो उसके साथ यूजर गाइड आपको मिलती है जो कि आपको बताती है कि इसको यूज कैसे करना है। ठीक, रेसिपीज हो गई, आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की रेसिपीज आप देख लेते हैं, किसी की कोई खास कोई कुकिंग जिसने की है उसकी कोई एक खास आइटम है उसकी आप रेसिपी देख लेते हैं, तो वहां पे भी वो क्या है, एक्सप्रेस किया जा सकता है वर्ड्स के अंदर, तो उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहा जाता है। आगे चलते हैं जी। तो 9th नंबर पे आता है मेटा नॉलेज। ये है नॉलेज अबाउट नॉलेज। हम नॉलेज को एज अ सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करें कि नॉलेज कहते किसे हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो जब हम नॉलेज के ऊपर स्टडी करते हैं कि नॉलेज बजाते खुद क्या है, उसे हम मेटा नॉलेज कहते हैं। आगे आए 10वें नंबर पे, प्रोसीजरल नॉलेज, knowing how to carry out tasks effectively, understanding of process, प्रोसीजर जो होता है किसी काम को करने का, उसके बारे में जानना। एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, बिजनेस में भी होते हैं, मेडिकल फील्ड में भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। तो प्रोसीजर को जानना कि कैसे हो रहा है, अभी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसेस है पूरा। ठीक है, आपने कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है। ठीक, आपने फॉर्म जमा करना है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने हैं, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एंट्री टेस्ट में बैठना है। तो किसी एक प्रोसेस के बारे में नॉलेज हासिल करना। ठीक, अब प्रोसीजरल नॉलेज की एक इंटरेस्टिंग बात देखें,
some people hold procedural secrets close to their heart. वो लोग अपने जो प्रोसीजरल सीक्रेट्स हैं वो किसी को बताते नहीं। जैसे कि बड़ा मशहूर है रूह अफ़ज़ा का, कि रूह अफ़ज़ा जिस तरह का शरबत है इस तरह का कोई और नहीं बना सकता। तो इन्होंने अपने जो प्रोसीजर है जिस तरह ये लोग बनाते हैं रूह अफ़ज़ा उसको सीक्रेट रखा हुआ है। इसी तरह KFC, मैकडॉनल्ड्स, ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या ब्रांड्स हैं कुकिंग के, वो अपनी रेसिपीज को सीक्रेट रखते हैं। आइए आगे चलते हैं जी। तो 11वें नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स एज पोटेंशियली एक्सप्रेस्ड बाय थ्योरीज, कांसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज। ठीक, ये पैसिव लर्निंग होती है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। जस्ट एब्जॉर्ब व्हाट इज बीइंग टॉट, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप सिर्फ उसको एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है, एब्जॉर्ब कर लेना थ्योरीज को, कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, आइडियाज को। ये होता है डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। इसमें एक्टिव लर्निंग नहीं होती कि आप उस आइडिया को प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें। इसमें सिर्फ आपको एब्जॉर्ब करना होता है कि किसी फिलोसोफर ने या किसी बड़े साइंटिस्ट ने क्या बात की है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। 12वें नंबर पे आता है सिचुएटेड नॉलेज। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से सुने। Knowledge that emerges out of specific context, community or culture and is hard to understand by someone who does not belong to that perspective. Knowledge inherited from cultures. हमारे कल्चर्स के अंदर, हमारे कल्चर से हमें मुख्तलिफ तरह का नॉलेज मिलता है और वो नॉलेज सिर्फ हम समझ सकते हैं, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता जो कि हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता। ठीक, दिस नॉलेज वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। एग्जाम्पल देखें, इजी समझ आ जाएगा इजीली। रेवरेंस, एहतराम का जो एक तरीका होता है, अभी हमारे कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में जो मुसलमान हैं वो पहले गले मिलते हैं, उसके बाद हाथ मिलाते हैं। इसी तरह आप हिंदू कल्चर में जाएं तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, फीट को टच करते हैं। इसी तरह चाइनीज कल्चर में जाएं तो वो क्या होता है, झुक के, अदब के साथ झुक के आपको ग्रीट करते हैं। तो अगर आप किसी कल्चर के नॉलेज को नहीं जानते तो वहां की स्पेसिफिक ऐसे नॉलेज के ऐसे फैक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं कल्चर वालों को ही होगी। ठीक, आगे आए, आगे चलते हैं जी। तो 13 नंबर पे है नोन अननोन। ये भी एक टाइप है नॉलेज की। When new information is presented to us, it may cause confusion or curiosity. This may lead us to conduct research in order to find the answer. Example इसकी है curiosity, कि जब हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो नोन है ना जो हमें मिल रही है, लेकिन हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता जो कि अननोन है, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं और हमें कोशिश ये होती है कि हम इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करें। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो नोन है और हमें नहीं पता तो अननोन है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगला आता है अननोन, जो सबसे लास्ट में है। अननोन, नॉलेज दैट वी डू नॉट हैव and equally are aware that we do not have it. ऐसा नॉलेज जिसके बारे में हमें पता है कि हमें नहीं मिल सकता और हम ये भी जानते हैं कि ये बिल्कुल ना हम इसके बारे में कुछ जान सकते हैं और ना हमें ये मिल सकता है। एग्जाम्पल है लक, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको नहीं पता कि लक में आगे क्या होने वाला है, आपकी लक में, मेरी लक में, मेरी किस्मत में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। हम बिल्कुल अननोन है इसके बारे में और हमें ये भी पता है कि हम इसके बारे में जान भी नहीं सकते, हम जितनी भी रिसर्च कर ले हम नहीं जान सकते कि मेरी लक में आगे क्या होगा। ठीक, तो ये अननोन से अननोन की तरफ। ये था आज का टाइप्स ऑफ नॉलेज। अगली वीडियो में सोर्सेज ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।